हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज़ादी का 75 वर्ष पूरा हो चुका है और इसके साथ ही पूरे भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इतने सालों में भारत ने बहुत सारा उपलब्धियां हासिल की है, जिससे पूरे देश का जो है पूरे भारत देश का पूरे देश विदेश में जो है नाम पूरा ऊंचा हुआ है। तो यहाँ पे हम कुछ उपलब्धियों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो इतने सालों में भारत ने हासिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप ये वीडियो पूरा देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला उपलब्धि है वर्ष 1950 में जो है हमारा देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य देश बन गया। वर्ष 1950 में क्या हुआ था, तो जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने के साथ ही पूरा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था भारत देश। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं फर्स्ट उपलब्धि के बारे में। तो देखिए, अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी तो वर्ष 1947 में मिल गई थी, लेकिन देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसके साथ ही हमारा भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भारत का संविधान है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो संविधान सभा द्वारा भारत का जो संविधान है वो बनाया गया। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया था। याद रखना है कि संविधान सभा ने कितना समितियां बनाया था, 13 समितियां बनाया था, जिसके साथ ही संविधान सभा ने जो है संविधान निर्माण किया। तो 13 समितियां बनाया गया था, ये पॉइंट याद रखना है। और इस 13 समितियां का जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे वो कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इस 13 समितियों का जो ड्राफ्टिंग तैयार किया गया तो उस कमेटी का प्रमुख किसे बनाया गया था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था, जिन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, संविधान निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, देश के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। देश का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। संविधान की मूल प्रतियां हस्तलिखित है। याद रखना है कि संविधान की जो मूल प्रतियां हैं वो क्या है, हस्तलिखित है। और अब उन्हें संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके बारे में याद रखना है कि ये जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान की प्रतियां लिखी थी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान की प्रतियां आखिर लिखी किसने थी, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया है। तो ये पहला उपलब्धियां था कि भारत का जो है संविधान वो 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो चुका था और पूरे भारत में इसे लागू किया गया। चलिए अब जो है भारत का दूसरी उपलब्धियों के बारे में देखते हैं कि भारत का जो है दूसरी उपलब्धि क्या है, महत्वपूर्ण उपलब्धि, उनके बारे में हम सब देखते हैं। भारत का जो दूसरी उपलब्धि मिला है वो वर्ष 1951 में मिला और इसके साथ ही 1951 में क्या हुआ था कि देश का पहला ITI की स्थापना हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा हम सब पढ़ते हैं कि देश के पहले IIT की स्थापना जो है वर्ष 1951 में हुआ। देश के पहले IIT की स्थापना पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में हुई। IIT खड़गपुर में क्लासेज की शुरुआत वर्ष 1951 से हुई। आज़ादी के बाद से ही भारत को ऐसे शिक्षण संस्थानों की ज़रूरत थी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ग्रोथ की ओर देश को बढ़ा सके, और यही वजह रही कि स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने IIT की स्थापना पर जोर दिया। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस हिजली
डिटेंशन कैंप में आईआईटी खड़गपुर अस्तित्व में आया, वह जगह कभी एक जेल थी। वहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को बंधक बनाकर रखा जाता था। बाद में हिजली में एक नया कैंपस खोला गया और जेल को म्यूजियम में बदल दिया गया। आईआईटी खड़गपुर के बाद वर्ष 1958 में मुंबई, 1959 में मद्रास, कानपुर आईआईटी कैंपस खोले गए। तो देखिए, पहला जो आईआईटी कैंपस खोला गया था वो 1951 में खोला गया, और जो उसके बाद नेक्स्ट आईआईटी खुलना स्टार्ट हुआ तो पहला तो खड़गपुर में खुला था। खड़गपुर के बाद 1958 में कहाँ खुला? मुंबई में, फिर 1959 में मद्रास में, और कानपुर में आईआईटी जो है कैंपस खोला गया। उसके बाद जो है 1961 में दिल्ली आईआईटी की शुरुआत हुई, और अब तक अपने देश में आईआईटी की संख्या कितनी हो चुकी है? 23 हो चुकी है। तो ये उपलब्धियां जो है इतने सालों में भारत ने हासिल किया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट उपलब्धियां क्या है जिसने भारत ने हासिल किया है। वर्ष 1956 में भारत ने परमाणु युग में प्रवेश किया। इसके बारे में पढ़ते हैं कि वर्ष 1956 में आखिरकार हुआ क्या था। तो वर्ष 1954 में भारत ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को लॉन्च करने का एशिया का पहला देश बना। देखिए, वर्ष 1954 में पहले क्या हुआ कि भारत ने ट्रॉम्बे में, कहाँ पे? ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना। होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई, और भाभा एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना चाहते थे। 4 अगस्त 1956 को भारत ने उस समय परमाणु युग में प्रवेश किया। 1956 में क्या हुआ था? भारत ने परमाणु युग में प्रवेश किया जब देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पे देखिए, वर्ष 1956 में आखिर कौन सी उपलब्धि हासिल किया था? तो पहला, देश का पहला परमाणु रिएक्टर जो है जिसका नाम अप्सरा है, उसका शुभारंभ किया गया। और 1954 में याद रखना है कि 1954 में क्या हुआ था? ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम किया गया था, और साथ ही साथ एशिया का यह पहला देश बना परमाणु ऊर्जा में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा बनाने में देश, एशिया का पहला देश बन गया था 1954 में ही भारत। और 1956 में देश का पहला, याद रखना है, परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा, उसका शुभारंभ किया गया। कहा जाता है कि रिएक्टर से निकलती हुई नीली किरणें देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इतनी पसंद आई कि उन्होंने रिएक्टर का नाम अप्सरा रख दिया। तो इसका भी रोचक तत्व है कि अप्सरा नाम कैसे रखा गया। तो जो रिएक्टर था, ठीक है, रिएक्टर जो था उससे जो नीली किरणें निकली वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इतनी पसंद आई कि उन्होंने रिएक्टर का नाम क्या रख दिया? अप्सरा रख दिया। अप्सरा लाइट वाटर स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर था। इसमें एक बार में 1 मेगावाट थर्मल की बिजली का प्रोडक्शन होता था, और आज देश में 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र ऑपरेशनल है। ठीक है, तो आज देश में कितना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये था देश का उपलब्धियां। इसके बाद चलिए और देखते हैं और कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, उसके बारे में हम सब पढ़ते हैं। भारत देश को अगली उपलब्धि वर्ष 1966 में मिली, जब भारत देश की रीता फारिया ने विश्व सुंदरी का खिताब जीता। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मॉडलिंग के क्षेत्र में देश की धमक। वैश्विक पटल पर पहली बार वर्ष 1966 में भारत की खूबसूरती का डंका बजा, जब रीता फारिया विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। जहां एक ओर उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की खूबसूरती का लोहा मनवाया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने मॉडलिंग या एक्टिंग को अपना कैरियर नहीं चुना, बल्कि कुछ समय तक मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और रीता फारिया का जन्म वर्ष 1945 में मुंबई में हुआ था, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद उनका परिवार गोवा में चला गया। 17 नवंबर 1966 को उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद उन्होंने मुंबई स्थित ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जमशेदपुर जीजाबाई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से MBBS किया। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए लंदन किंग्स कॉलेज चली गई और बतौर फिजिशियन अपना कैरियर स्थापित किया।
तो ये जो है थे नेक्स्ट उपलब्धियां हासिल की थी भारत ने 1966 में, जब रीता फारिया जो थी विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। चलिए अगली उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ते हैं। वर्ष 1969 में अंतरिक्ष में छलांग के लिए बना इसरो। तो इसरो का जो स्थापना है वो कब हुआ था? वर्ष 1969 में, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां था भारत का। इससे जो है अंतरिक्ष में भारत के लिए बहुत ही आसान हो गया। ग्रह की खोज, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के लिए 15 अगस्त 1969 को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो इसरो का गठन हुआ था वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। इसरो ने अपने पूर्ववर्ती संगठन इस्कॉस्पर, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की जगह ली थी। तो इसरो जो है एक्चुअल में वो पहले उनका नाम क्या था? इस्कॉस्पर। इस्कॉस्पर मीन्स इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, और 1969 में इसका नाम क्या पड़ गया? इसरो पड़ गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद है जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ये जो इस्कॉस्पर है इसकी स्थापना 1962 में किसने की थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई थी। देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट इसरो द्वारा बनाया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको समझना है कि जो आर्यभट्ट था पहला उपग्रह देश का, वो इसरो ने बनाया था, और जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया। आज इसरो दुनिया की एक अग्रणी स्पेस रिसर्च एजेंसी है। आने वाले दिनों में इसरो अपना पहला मानव युक्त मिशन गगनयान और चंद्रयान 3 मिशन अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो इसरो का स्थापना था वर्ष 1969 में, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां था जो देश के लिए बहुत ही आगे ले जाने वाला था। चलिए नेक्स्ट उपलब्धियों के पढ़ते हैं। अगली उपलब्धि वर्ष 1972 में मिलती है, जब डाक विभाग में पिन कोड का व्यवस्था किया जाता है। पिन कोड का जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वो 1972 में होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। अपने देश में एक समय एक संचार का मुख्य साधन पत्र हुआ करता था। वर्ष 1970 से पहले डाक विभाग को अलग अलग भाषाओं और एक ही नाम के कई स्थान होने के चलते दिक्कतों का सामना करना होता था, और इसी समस्या से निपटने के लिए डाक विभाग में पिन कोड को जन्म दिया। तो इस पिन कोड का जन्म क्यों हुआ एक्चुअल में? क्योंकि देश में एक जगह का नाम एक ही नाम से होता था, तो उससे दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती थी, इसलिए पिन कोड का जो है उसका साधन को उपलब्ध कराया गया, पिन कोड की व्यवस्था की गई। अब पिन कोड के बारे में और थोड़ा समझिएगा कि केंद्रीय संचार मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव राम भिकाजी वेलंकर को भारत में पिन कोड का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है कि राम भिकाजी वेलंकर जो है इन्हें भारत में क्या कहा जाता है? पिन कोड का जनक कहा जाता है। उन्हीं के प्रयास से भारत में 15 अगस्त 1972 को पिन कोड सिस्टम की शुरुआत हुई। ये आपको डेट के साथ ये याद रखना है, डेट तो इजी है 15 अगस्त, क्योंकि उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 1972 में पिन कोड सिस्टम की शुरुआत हुई। उस समय देश को कुल 9 जोन में बांटा गया, जिसमें 8 जोन देश को दिए गए, जबकि आर्मी पोस्टल जोन को अलग रखा गया। तो टोटल कितना जोन है? 9 जोन। तो 9 जोन में 8 जोन देश के लिए है, और 1 जोन किसके लिए? आर्मी पोस्टल के लिए ये रखा गया। डाक विभाग में पिन कोड सिस्टम लागू होने से संचार काफ़ी सरल हो गया, और पिन का मतलब क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो ये पिन का आपका फुल फॉर्म हो गया पोस्टल इंडेक्स नंबर, और ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी पूरे देश के लिए। चलिए नेक्स्ट उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। अगली उपलब्धियां क्या है? अगली उपलब्धि 1983 में मिलती है, जब क्रिकेट में इंडिया ने विश्व कप जीता। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भारत ने कपिल देव की कप्तानी में वर्ष 1983 का क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया था, और इस वर्ल्ड कप से पहले भारत को क्रिकेट के पिच पर कमज़ोर टीम में से एक गिना जाता था। लेकिन कपिल देव ने दुनिया को दिखा दिया कि क्रिकेट के मैदान में भी भारत किसी से कम नहीं, और 25 जून 1983 का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि इसी दिन भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया।
कमज़ोर मानी जाने वाले इंडिया ने ग्रुप राउंड और नॉकआउट मुकाबले खेलकर फाइनल में जगह बनाई थी और फिर फाइनल में वेस्टइंडीज़ से मुकाबला हुआ, जो उस समय की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम मानी जाती है। उस मैच में टीम इंडिया के बैट्समैन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 183 रन पर आउट हो गए थे। याद रखना है कि उस मैच में जो फाइनल हुआ था विश्व कप का, किसके साथ हुआ था? वेस्ट इंडीज़ के साथ, भारत का। तो उसमें बैट्समैन ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और पूरा जो है टीम 180 रन पर आउट हो गई। वेस्ट इंडीज़ को 60 ओवर में 184 रनों का लक्ष्य हासिल करना था, लेकिन उस दिन भारतीय गेंदबाजों के सामने वेस्ट इंडीज़ ऐसा नहीं कर पाई और जीत दर्ज कर भारत क्रिकेट का एक नया सितारा बन गया। और साथ ही साथ भारत जो है पूरे वर्ल्ड कप में, याद रखना है, उस दिन 1983 में विश्व कप विजेता बन गया था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी खेल जगत में, और इसमें जो है पहली बार क्रिकेट में जो है भारत ने 1983 में विश्व कप जीता। चलिए अगली उपलब्धियों को पढ़ते हैं। अगली उपलब्धि वर्ष 1984 में मिलती है, जब पहले अंतरिक्ष यात्री भारत के राकेश शर्मा बनते हैं। इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। 3 अप्रैल 1984 का एक ऐसा तिथि है जब कोई भारतीय पहली बार अंतरिक्ष में जाने में सफल रहा। भारत के हिस्से में यह अनुपम उपलब्धियां दर्ज कराने का श्रेय विंग कमांडर राकेश शर्मा को जाता है। तो याद रखना है कि जो भारत ने अंतरिक्ष में पहला प्रवेश किया वो कब किया था? 3 अप्रैल 1984 ईस्वी में, और विंग कमांडर राकेश शर्मा ने ये उपलब्धि हासिल की। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट का समय बिताया। उनके साथ सोवियत यूनियन के 2 अंतरिक्ष यात्री यूरी मेलिसेव और गेनाडी स्ट्रेकलोव भी थे। टोटल वहाँ पे कितने आदमी गए थे? 3 आदमी गए थे, उनमें से एक राकेश शर्मा थे। इसके बाद याद रखना है कि 3 अप्रैल से 11 अप्रैल 1984 तक राकेश शर्मा अंतरिक्ष में रहे। इस दौरान उन्होंने अपने सोवियत साथियों के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन किए। राकेश शर्मा भारत के प्रथम और दुनिया भर के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा की उड़ान ने पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी 1984 में, जब राकेश शर्मा जो हैं वो अंतरिक्ष की सैर पर जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे शोध करते हैं। और याद रखना है उस दिन टोटल 3 व्यक्ति जो थे अंतरिक्ष पे गए थे। उनमें से कौन कौन थे? तो एक तो राकेश शर्मा थे और दूसरे कौन थे? यूरी मेलिसेव और गेनाडी स्ट्रेकलोव। और ये 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां को मैंने आपको आज के वीडियो में बताया, जो कि भारत ने लगभग 75 सालों में इतना उपलब्धियां हासिल किया, और ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारा उपलब्धियां हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उपलब्धियाँ सभी को पता चले और पूरे देश को पता चले कि भारत देश ने कितनी कितनी उपलब्धियां हासिल की है। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? जय हिंद।